हेलो फ्रेंड्स। तो अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के पार्ट 1 की बात की थी। पार्ट 1 में अपन ने डेफिनेशंस, पार्ट 2 में अपन ने चैप्टर 1 की बात की थी। आज अपन चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैनुअल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अगर लेक्चर बड़ा भी लगे तो भी अपने को कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की और समझने की। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अपने को बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं होगा अपने को। तो अपन कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको क्या करें, उनको समझें। अपन ने लास्ट जो था चैप्टर 1, उसमें अपन ने एंड में बात की थी कि जो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल है वो कैश और एक्रूअल अकाउंट दोनों पे क्या है, वो एप्लीकेबल है। तो अपन अब इनकी बात कर लेते हैं। कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग होती क्या है? देखिए, कैश अकाउंटिंग होती है कि इनकम और एक्सपेंडिचर है ना, वो कब आइडेंटिफाइड किए जाएंगे और कब रिकॉर्डेड किए जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि उनको अपन बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंडिचर जो भी अकाउंट्स है उनमें कब अपन क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे जब कैश का क्या हो, इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। कैश अगर आया अपने पास या कैश अपने पास से गया, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंटिंग में उनको क्या है, रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश नहीं आता है तो और नहीं जाता है तो अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हो गई कैश अकाउंट की बात। जबकि एक्यूरल अकाउंट इसके क्या है, अलग है। ये इसमें क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्ड किए जाते हैं जब ये गठित होते हैं। मतलब जब भी ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे मान लो मैंने किसी को क्रेडिट पे कुछ बेच दिया या क्रेडिट पे मैंने कुछ ले लिया। अगर मैंने क्रेडिट पे लिया है, मतलब उधार पे लिया है, तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जिस दिन वो क्रेडिट मैंने दिया है या क्रेडिट में मैंने लिया है तो उसकी एंट्री की जाएगी। ऐसा होता है एक्यूरल अकाउंटिंग में। वेदर और नॉट आउटफ्लो और इनफ्लो कैश होकर, चाहे कैश आया हो चाहे नहीं आया, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है एक्यूरल अकाउंटिंग में। अब देखिए, कैश अकाउंटिंग जो अपने यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो क्या है, कैश अकाउंटिंग पे बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बाकी जो भी कंपनीज है, कॉरपोरेशन है, ऑटोनोमस बॉडीज है, इनके अकाउंट्स किस पे, एक्यूरल अकाउंटिंग बेसिस पे बनाए जाते हैं। ये हो गई अपने पुरानी बात। अब अपन क्या है, चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपन चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 में क्या कहा गया है कि जो भी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल है उसके जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में और उसके ओवरव्यू के बारे में, मतलब इसकी समरी बताई गई है। वैसे ही क्या है, ऑडिट मैनुअल ही क्या है, एक समरी है अपने कॉमर्शियल ऑडिटिंग की, अपन कह सकते हैं ऑडिट की एक समरी है। इसमें देखिए, अपन एक बात पढ़ेंगे। हाँ, एक चैप्टर 1 में है ना, जो एंड में दिया हुआ है कि वो सीएजी की जो पावर्स है उसके बारे में दिया हुआ है, कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। तो वो डीपीसी एक्ट से रिलेटेड सेक्शन है। वो अपन अपने पुराना जो लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ सीएजी एंड डीपीसी एक्ट, वहाँ पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो अपन ने नाम सुना होगा आपने कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इनको शॉर्ट में एसएएस भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये जैसे मान लो ऑडिटर होता है, जो जैसे मान लो मैं ऑडिटर हूँ, तो मैं ऑडिट पे गया तो मुझे क्या है, इनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना होगा, आजकल इंडेस चल रहा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी को जब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं तब वो फॉलो करते हैं। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है, ऑडिटर फॉलो करता है। जब भी वो ऑडिट पे जाता है तो उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। ये हो गई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात। अब देखिए कि कुछ इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, वो अपने अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं या बनाते हैं। एक तो है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। ये क्या करता है, इसकी कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है IPAC, इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ
ऑडिटिंग कमेटी, इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑडिटिंग कमेटी, ये क्या करती है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिलीज करती है अपने। इसके बाद में आप ICAI को जानते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो अपने CA का जो इंस्टीट्यूट है, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बनाता है। एक होता है इंटो SAI, इंटो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यहाँ से आया INT से, इंटरनेशनल, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और SAI का मतलब क्या है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। जो अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है वो, किसी भी कंट्री का जो अपर मोस्ट मतलब टॉप लेवल जो भी ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट होता है वो क्या होता है, SAI होता है। इंडिया का SAI कौन है, इंडिया का SAI CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और चौथा हो गया अपना CAG, ये भी क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू करता है। तो ये 4 ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू करते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के इसमें। अब देखिए चैप्टर 2 में अपन क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS का मतलब क्या है, अकाउंटिंग नहीं सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ CAG, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये आया था, ये आ भी सकता है। इसमें 3 तरह के स्टैंडर्ड इंक्लूड होते हैं। एक तो क्या होता है जनरल स्टैंडर्ड, एक होता है फील्ड स्टैंडर्ड, और एक होता है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये 3 तरह के स्टैंडर्ड क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ CAG। आप रेगुलेशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये दिए हुए हैं, वहाँ पे 4 दिए हुए, एक बेसिक पोस्टुलेट दिया हुआ है। तो वो स्टैंडर्ड का टाइप नहीं है, ये 3 तरह के स्टैंडर्ड ही होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये बनता है कि कौन सा स्टैंडर्ड किस बात से रिलेटेड है, कौन सा स्टैंडर्ड किस बात से रिलेटेड है। तो देखिए जैसे ये क्या है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग कब करेंगे, जब ऑडिट का कंप्लीशन हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको कंप्लीशन ऑफ ऑडिट दिखे तो वहां पे कौन सा होगा, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या रेगुलेट क्या करता है इसमें, रेगुलेट व्हाट द ऑडिटर हैज टू से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर क्या कहेगा, तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। दूसरी बात, अगर फील्ड स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ऑडिट एक्टिविटी, जब आप ऑडिट कर रहे हो उस दौरान जो एक्टिविटी है आपकी उसको रेगुलेट कौन करता है, फील्ड स्टैंडर्ड उसके अनुसार रेगुलेट, फील्ड स्टैंडर्ड के अनुसार वो क्या है, रेगुलेट होता है। और तीसरी अपन बात करेंगे जनरल स्टैंडर्ड की। तो जनरल स्टैंडर्ड में क्या बताता है कि ऑडिटर और जो भी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का अपन ऑडिट कर रहे हैं, एक तो उसके रिलेशनशिप के बारे में और एक ऑडिटर के पर्सनल कंडक्ट के बारे में, ऑडिट के दौरान उसका पर्सनल कंडक्ट कैसा था उसके बारे में जनरल स्टैंडर्ड में बात करेंगे। तो ये 3 स्टैंडर्ड की बात हो गई। इसमें एक क्वेश्चन ये बन रहा है और किससे कौन रिलेटेड है, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, ये अपन ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन ये है कि जो अपना मैनुअल है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल, उसमें जो डायरेक्शन दिए हुए हैं वो क्या एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है डिटेल में है, क्या वो डिटेल में दिए हुए हैं या फिर बाद में, नहीं वो डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। तो मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ ये मैनुअल क्या है, समरी है। तो समरी में कभी भी अपन डिटेल चीज़ों की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन एग्जॉस्टिव है। डायरेक्शन मैनुअल में कैसे है, नॉन एग्जॉस्टिव है। अब अपन क्या बात करेंगे, अपन अब इसमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ऑडिट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि इसमें 3 तरह के ऑडिट ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल का क्या है बताइए, एक्सप्रेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपन ने पहली लाइन यही पढ़ी थी। दूसरा, कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया गया या तो CAG के द्वारा या फिर कोई लॉ के द्वारा, जिसके द्वारा वो कंपनी स्टेब्लिश हुई है या फिर कोई भी चीज़ है जो स्टेब्लिश की गई है। तो जैसे इसमें CAG कहेगा, इसमें क्या बताएगा CAG की ऑडिट कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे कहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, आप जब ऑडिट करोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न का ध्यान रखना है, अपने DPC एक्ट में जो अपनी पावर है उनका ध्यान रखना है, और कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना है जो 2013 है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या है, ऑडिट करनी है। या फिर लॉ भी कहता है
कि जिस एक्ट से कोई कंपनी स्टेब्लिश हुई है, जैसे इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इंश्योरेंस एक्ट को क्या है, ध्यान में रखते हुए ऑडिट करनी है, उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करनी है। और तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव। इनको क्या है, जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव को असर्शन भी कहते हैं। देखिए इस पे स्टार लगाए मैंने 5, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही, ये क्वेश्चन आएगा ही। और इसमें जो जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या है, अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन और आ सकते हैं। इसमें 5 होते हैं, 5 होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के लिए असर्शन, और 5 होते हैं बैलेंस शीट के लिए असर्शन। मैं आपको बता चुका हूँ असर्शन क्या होते हैं, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी आइटम है उसको अपन असर्शन कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम है, जो कैपिटल, अगर अपन करंट असेट की बात करें, नॉन करंट असेट्स की बात करें, तो वो सब क्या है, वो एक क्या है, असर्शन होता है। अब अपन जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, जिनको अपन ने क्या कहा है। अब इसमें देखिए कि ये जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव जिनको अपन असर्शंस कह रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या जिसको रिसीट एंड पेमेंट कहेंगे अपन अकाउंट्स। इनकम एक्सपेंडिचर के लिए I&E लिखेंगे अपन पूरे मैनुअल में, और इसके लिए R&P, ठीक है। और इधर क्या है, बैलेंस शीट, इसके लिए B/S लिखेंगे, और असेट्स लायबिलिटीज़ के लिए A&L। तो ये इन आइटम्स के लिए क्या है, असर्शंस अलग अलग, दोनों के लिए 5-5 है, लेकिन इनमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। इनके लिए जैसे कंप्लीटनेस है, तो इधर भी क्या है, कंप्लीटनेस है, तो ये सेम हो गया। ऑकरेंस है, इधर क्या आ गया, एग्जिस्टेंस है। तीसरा इसमें मेजरमेंट है, यहाँ क्या वैल्यूएशन है। चौथा इसमें डिस्क्लोजर है, इसमें भी डिस्क्लोजर। और पांचवा इसमें क्या है, रेगुलरिटी, और इसमें ओनरशिप है। अब इसके लिए देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, आप चाहे तो अपनी अलग बना सकते हैं, doctor.com, dr.com। तो dr का क्या, d का क्या हो गया, डिस्क्लोजर, r का रेगुलरिटी, c का कंप्लीटनेस। अब ध्यान देना, o का मतलब क्या है, यहाँ पे तो ओनरशिप है, और यहाँ पे क्या है, ऑकरेंस है। तो यहाँ पे क्या एक ओ आए, तो आपको ध्यान रखना है कि असेट एंड लायबिलिटीज में ओ का मतलब ओनरशिप होगा, और यहाँ पे ओ का मतलब क्या होगा, ऑकरेंस होगा, और एम का क्या मतलब है, मेजरमेंट है। बाकी सब सेम है। इधर अपन जाते हैं, तो मैंने बनाया वीडियो सीईओ का क्या है, वीडियो बनाया गया है। तो वी का मतलब क्या हो गया, वैल्यूएशन, और डी का क्या मतलब हो गया, डिस्क्लोजर। सी का मतलब हो गया कंप्लीटनेस, ई का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस, और ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनरशिप, और यहाँ पे क्या है, ऑकरेंस। तो ये ओ वाला अपने को ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा असर्शन आता है या कौन सा नहीं आता है। अब अपन बात करेंगे कंप्लीटनेस की। सबसे पहला असर्शन है कंप्लीटनेस। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकाउंट्स है ना, जो प्रिपेयर हुए 2008-9 फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है, और एक एक्सपेंडिचर हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर में। 8-9 के अकाउंट्स बनाए अपन ने, एक एक्सपेंडिचर हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो क्या हो गया, ओमिट हो गया। मतलब वो क्या हुआ, वो अपन क्या है, लिखना उसमें भूल गए या वो छूट गया। तो क्या, विद जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव नॉट फुलफिल्ड। तो आपके सामने की बात है, इसमें क्या होगा, कंप्लीटनेस नहीं आएगा। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाता है कि ओमिट हो गया, मतलब वो पूरी तरह से छूट गया है, तो क्या होगा, तो कंप्लीटनेस उसमें नहीं आएगी। तो उसका आंसर क्या होगा, कंप्लीटनेस होगा। इधर सेम है, इधर तो क्या है, देखो एक्सपेंडिचर है, या फिर ये इनकम हो सकता है, या फिर रिसीट हो सकता है, या फिर पेमेंट हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इधर आ जाएंगे तो अपन क्या हो, बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट आता है, लायबिलिटीज आती है, या असेट्स आता है। अगर इनमें से कोई छूट गया हो तो भी क्या होगा, कंप्लीटनेस ही क्या होगा, इफेक्टेड होगा। कंप्लीटनेस ही जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये एक क्वेश्चन इधर से बनता है, ठीक है। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं। कंप्लीटनेस में क्या कह रहा है ये, कि ऑल ट्रांजैक्शन रिलेवेंट टू द ईयर, जिस साल में ट्रांजैक्शन हुआ है उसी साल में वो क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए।
ओवरलुक्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इधर देखो ट्रांजैक्शन की बात करेगा, इधर किसकी बात करेगा, बैलेंस शीट है तो असेट लायबिलिटी की बात करेगा कि रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ भी क्या है छूटना नहीं चाहिए। दूसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोटेंशियल अंडर स्टेटमेंट है, जो पोटेंशियल अंडर स्टेटमेंट है किसका, फिगर्स का, अकाउंट्स में जो अंडर स्टेटमेंट हुआ है फिगर्स का, वो है ना जो कौन सा जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया गया इसलिए हुआ है, तो वो कौन सा, कंप्लीटनेस। दोनों में सेम बात है। अगर अंडर स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखो अगर कोई चीज छूट गई, अगर कोई चीज छूट गई है तो बैलेंस शीट या फिर क्या है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कम दिखाई देंगे ना। अगर कोई चीज छूट गई है, मान लो 500 रुपये रिकॉर्ड करने थे, वो छूट गए हैं, तो अब क्या होगा, अंडर स्टेटेड हो जाएगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही कह रहा है ये कि अंडर स्टेटमेंट का है ना जो टेस्ट वो किस में होता है, कंप्लीटनेस में होता है। दोनों में ही किस में होता है, कंप्लीटनेस में होता है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे अब अपन आगे। इधर तो क्या है, सेकंड असर्शन ओकरेंस, और इधर क्या है, एग्जिस्टेंस। अब देखिए ओकरेंस में वो क्या कह रहा है कि इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले तो, कि एक आइटम बुक हुआ है या रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल 8-9 में, तो ये आइटम है ना शुड नॉट प्रॉपरली रिलेटेड। 8-9 में बुक हुआ लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर से वो रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ, ओकरेंस वाला। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो क्या है, रिलेवेंट होने चाहिए उस ईयर के अकाउंट से। जैसे मान लो कि 2008-9 में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो वो क्या है 9-10 में नहीं जाना चाहिए, वो किस में, 8-9 में आना चाहिए। जिस साल में वो ओकर हुआ है उसी साल में क्या है उसको क्या है बुक करना है। इधर क्या कह रहा है, इधर वो कह रहा है कि जितने भी असेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए। जैसे मान लो 5 लैपटॉप है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 लैपटॉप दिखने चाहिए, 10 जीरोक्स मशीन है तो 10 जीरोक्स मशीन दिखनी चाहिए। अब अपन कंप्लीटनेस में बात कर रहे थे कि वो अंडर स्टेटमेंट बताता है, ये क्या है, ये देखो क्या बताता है। जैसे मान लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लिखा हुआ है कि 5 लैपटॉप है, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं, जब मैंने चेक किया तो पता चला 3 ही लैपटॉप है, तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो क्या हो जाएगा, लैपटॉप ज़्यादा शो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, कम है। तो फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ओवर स्टेटेड हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट कम कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ऑफ पोटेंशियल ओवर स्टेटमेंट है ना वो कौन सा जनरल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है, तो इसमें एग्जिस्टेंट आएगा। और इसमें क्या है, अगर वही पोटेंशियल ओवर स्टेटमेंट में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ओकरेंस आएगा। अंडर स्टेटमेंट में दोनों में कंप्लीटनेस था, ओवर स्टेटमेंट में यहाँ एग्जिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, ओकर है। मतलब ट्रांजेक्शन इधर भी हुआ है लेकिन उस अकाउंट में क्या है, हुआ तो है लेकिन बुक नहीं किया अपन ने, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ओवर स्टेटमेंट के बारे में क्या है, ये आएगा ओकरेंस और एग्जिस्टेंस। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा है मेजरमेंट और इधर क्या है, वैल्यूएशन। बात वही है, इधर इसको मेजरमेंट कहते हैं, उधर उसको क्या है, वैल्यूएशन कहते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं वो उनका वैल्यूएशन सही होना चाहिए, उनकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए और उनका मेजरमेंट सही होना चाहिए, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से। इधर भी वही कह रहा है कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनकी वैल्यू एक्यूरेट होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब उनका वैल्यूएशन सही होना चाहिए। इधर मेजरमेंट की बात करेंगे, उधर वैल्यूएशन की बात करेंगे। चौथा पॉइंट बोल रहा है डिस्क्लोजर, ये इधर भी डिस्क्लोजर है इधर भी डिस्क्लोजर है। तो जो भी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर बुक हुए हैं वो प्रॉपर हेड में क्या है, अपने को क्या करना है, डिस्क्लोज करने हैं। इधर क्या कह रहा है, असेट एंड लायबिलिटीज है वो क्या है, प्रॉपर हेड में अपने को बुक करनी है। डिस्क्लोजर जो दिया है अपन ने नोट टू अकाउंट में वो क्या है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम बात कही गई है कि नोट टू अकाउंट में जो डिस्क्लोजर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अपन बढ़ेंगे अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट। इसमें देखो रेगुलरिटी है पांचवा पॉइंट और इसमें है ओनरशिप। अभी रेगुलरिटी से एक क्वेश्चन आएगा, ये आप ध्यान दे लेना। मैं करता हूँ आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि देखिए एक पेमेंट है
वो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है और डिस्क्लोज हुआ है। ठीक है, राइट हियर और राइट वैल्यू से, राइट हियर और राइट वैल्यू। लेकिन उसने क्या किया, डिड नॉट अकॉर्ड टू जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, गवर्निंग लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस है, इसका उन्होंने क्या किया, पालन नहीं किया है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें इसने क्या है कि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कही है। इसमें देखो इसमें क्या है, चारों बात कर दी, चारों जो भी अपने ऑब्जेक्टिव है। देखो करेक्टली रिकॉर्ड हो गया, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, ध्यान से सुनना। कंप्लीटनेस रिकॉर्ड हो गया ना, तो कंप्लीटनेस पूरा हुआ नहीं हुआ, हो गया। फिर क्या कह रहा है, डिस्क्लोज्ड, तो डिस्क्लोज मतलब डिस्क्लोजर पूरा हो गया। फिर क्या कह रहा है, राइट ईयर विथ राइट वैल्यू, तो राइट ईयर मतलब राइट वैल्यू ऑकरेंस हो गया, और राइट वैल्यू मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ऊपर के चारों असर्शंस क्या कर दिए, उसने फुलफिल कर दिए, लेकिन उसने जो गवर्निंग लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस उसका क्या है, पालन नहीं किया। तो रेगुलरिटी उससे क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। इसका एग्जाम्पल लीजिए। रेगुलरिटी का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो फंड आया है कि अपने को खरीदने हैं लैपटॉप, फंड आया अपने को खरीदने हैं लैपटॉप, और अपन ने उसका यूज क्या कर दिया, अपन ने उसको दे दी किसी को, उससे क्या, उस पैसे से सैलरी दे दी। मतलब जिस पर्पज के लिए पैसा आया है उस पर्पज के लिए अगर खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, रेगुलरिटी फुलफिल होगी, नहीं तो नहीं होगी। जीएफआर में पढ़ते हैं अपन, जो भी जनरल फाइनेंशियल रूल्स है 2017, उसमें इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये ड्यूटी होती है उस ऑफिसर्स की कि जहां जिस पर्पज के लिए पैसा आया उसी पर्पज के लिए क्या है, पैसा खर्च करें। तो ये गवर्नमेंट अकाउंट्स की ये क्या है, स्पेशलिटी है, रेगुलरिटी। इधर बात करेंगे अपन ओनरशिप की। इसमें बस यही कह रहा है कि जो भी, जैसे मान लो कोई आइटम है वो अकाउंट्स में शो हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल की तरह, मतलब अपने को क्या है, पैसा लेना है, तो कौन सा अपने को ऑब्जेक्टिव है जो राइट देगा कि अपन उस पर अगर मान लो पैसा नहीं देता है तो उस पर केस कर सके या वो अमाउंट कलेक्ट कर सके, तो उसके लिए कौन सा, ओनरशिप। ठीक है, या फिर ओनरशिप ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि अपन ने कोई चीज़ खरीदी तो उसमें बिल आता है, तो बिल पे अगर अपना, जैसे मान लो अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसकी ओनरशिप कैसे रहेगी, अगर जो टाइटल डीड है वो अगर जिस कंपनी की है उस कंपनी के नाम है तो उसका ओनर है, नहीं तो नहीं है। अब अगर देखिए यहाँ पे अगर अपन राइट की बात करें तो राइट की बात क्या होती है, जो असेट्स होते हैं ना वो अपने क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे लीगल राइट की बात कर रहे हैं तो ये अपने क्या है, असेट्स है। अगर यहाँ पे अकाउंट पेएबल की या अमाउंट पेएबल की बात करते हैं, अकाउंट नहीं है ये, अमाउंट पेएबल है, ये अमाउंट पेएबल की बात करते हैं, तो पेएबल क्या हो गए, अपनी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटीज क्या होती है, अपनी ऑब्लिगेशंस होती है। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या किए, पूरे 5 असेशंस इधर और इधर के कंप्लीट कर लिए विथ कंपैरिजन। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 1-2 क्वेश्चन और है वो मैं और लिख देता हूँ, ध्यान रखना। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन वो। ये देखिए इसमें 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ऑप्शन आप अपने आप भी चुन सकते हैं, मैं सीधा इनका आंसर बताऊंगा। यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स कौन सी है, बता चुका हूं, अभी बताया था आपको, रेगुलरिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है कि यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स की क्या है, रेगुलरिटी है। दूसरा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कौन बताता है, बात की थी अपन ने, कंप्लीटनेस। ठीक है। ओवर स्टेटमेंट कौन बताता है, तो ओवर स्टेटमेंट अगर अपन असेट लायबिलिटीज की बात करेंगे तो कौन सा बताएगा, एग्जिस्टेंस। और अगर अपन उसकी बात करेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट की, तो कौन सा बताएगा, ऑकरेंस। तो ये दोनों आंसर है इसके, जो भी ऑप्शन में हो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो क्लासिफाइड कर दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव उसने क्या किया, कॉन्ट्राविन किया है, बताइए।
यहाँ पे आएगा डिस्क्लोजर। उन्होंने क्या किया, डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं दिया ना, तभी तो रिवेन्यू की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह रिवेन्यू हो गया। और पांचवा कह रहा है कि मंथली अकाउंट्स ऑफ सम ट्रेजरी, वो क्या एक्सक्लूड हो गए, कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स में क्या है, ट्रेजरी से अकाउंट आते थे, लेकिन वो क्या है, कुछ अकाउंट छूट गए हैं। छूट गए का क्या मतलब है, मतलब ओमिट हो गए हैं, और ओमिट का मतलब क्या है आप जानते हो, कंप्लीटनेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑडिट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ है, कंप्लीटनेस फुलफिल नहीं हुआ है। ये अपना असेशन के क्वेश्चंस की बात हो गई, ध्यान रखना आप। अब बात करेंगे अपन, एक होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, बार बार पढ़ते हैं कि अश्योरेंस अश्योरेंस अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब हिंदी में तो होता है आश्वासन देना, किसी को आश्वस्त करना कि ये चीज़ ठीक है, अपन अश्योर करते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पे अपन मतलब देखते हैं, मान लो कोई ऑडिटी है, मतलब जिसका अपन क्या है ऑडिट करने वाले हैं, तो वो ऑडिटी प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्यों प्रिपेयर करती है, ताकि जो भी इंटेंडेड यूज़र है उनके यूज़ के लिए प्रिपेयर करती है, वो देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करने का वो इसलिए करती है ताकि यूज़र उसको देख सके कि हाँ कंपनी की क्या हालत है यूज़र। अब क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसने प्रिपेयर किया है, तो यूज़र को इस पर क्या है, लेस कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, वो भी तो कर सकता है, फ्रॉड भी तो कर सकता है, या फिर वो कुछ उसमें गलत चीज़ें भी तो डाल सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर क्या होता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है ऑडिटर। वो सीए हो, गवर्नमेंट कंपनी है तो सीए है, और अगर मान लो कॉरपोरेशंस है तो क्या है, गवर्नमेंट ऑडिटर है। और इसका वो एग्जामिन करके जो कंक्लूजन है वो देता है किसको, यूज़र्स को। तो यूज़र्स का क्या हो जाता है उसमें, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें 3 पार्टियां शामिल होती है। एक तो ऑडिटी, एक कौन है इंटेंडेड यूज़र, और एक कौन है ऑडिटर। तो इसमें क्या है, ये 3 पार्टियां रहती हैं, और इस एंगेजमेंट को क्या बोलते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका एग्जांपल दे दी, मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है एक्स, वो ऑडिटी है, तो शेयर होल्डर्स उसके क्या हो गए, इंटेंडेड यूज़र हो गए, और ऑडिटर मान लो सीए है। तो इसके कंक्लूजन पे उससे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी कुछ ऑडिटर है ना, वो अपना डायरेक्ट मीडिया में आके कहते हैं कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया है आप उस पर विश्वास ना करें। तो वो इसी कारण होता है। तो उससे क्या है कि इंटेंडेड यूज़र को पता चल जाता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब अपन ने एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एश्योरेंस सर्विस की। इससे अपने को क्या है, 2-3 अपने पास अच्छी चीज़ें निकल के आएगी। ये 2 तरह की होती है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक नॉट रिलेटेड है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो फ्यूचर प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट है कि ये प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट होगा, तो इसका आपको क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रही है, वो सही है या नहीं है, उसके बारे में आपको क्या है वो देना है, आपको क्या अपना व्यू देना है। तो वो उससे रिलेटेड होती है। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रोजेक्शन वाली होती है। इसमें देखो 2 चीज़ होती है, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर जब भी अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें अपन 2 तरह का अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एक तो हाई एश्योरेंस देते हैं, लेकिन नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%। जैसे आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, जिसमें 100% अल्कोहल होता है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है ना, आप किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी भी एक ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करके ये नहीं कह सकता कि सब कुछ 100% सही है। क्यों, क्योंकि उसको ऑडिट के लिए एक टाइम पीरियड मिलता है, उस टाइम पीरियड में वो ऑडिट करता है, और वो एक एक चीज़ की ऑडिट नहीं कर सकता है। वो हर एक चीज़ की क्या डिटेल में ऑडिट नहीं कर सकता है। वो जो भी अपना उसको ऑडिट प्रोसीजर लगा के, और वो अपना बेस्ट जो भी उसके नॉलेज है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऑडिट करता है। लेकिन कभी भी वो क्या है 100% क्या है अश्योरेंस नहीं देता है। तो जहाँ पे हाई एश्योरेंस होता है लेकिन नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन ऑडिट कहते हैं। लेकिन दूसरा, अगर अपन क्या करते हैं मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं,
हाई एश्योरेंस भी नहीं देंगे, यहाँ पे क्या है मॉडरेट एश्योरेंस देंगे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, रिव्यू कहते हैं। ऑडिट में देखिए अपने को क्या है, इन डेप्थ प्रोसीजर लगाते हैं, जबकि अपन रिव्यू करते हैं तो लिमिटेड प्रोसीजर ही लगाते हैं। ऑडिट के लिए अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करना है, जो अपने इंडिया में तो 201 से शुरू होते हैं, लेकिन इनकी रेंज 100 से 999 तक, अगर आपको जैसे नेक्स्ट बनेंगे तो इसके बीच में ही स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बन सकते हैं। और रिव्यू के लिए अपने को क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, इनको अपने को क्या फॉलो करना रहता है। और इन दोनों के लिए सबसे पहले अपने को एसक्यूज स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करने होते हैं, चाहे रिव्यू कर रहे हो चाहे ऑडिट कर रहे हो। इनकी रेंज 1 से 99 होती है, इसके अंदर ये होते हैं। तो ये तो हो गई रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेट। अब अपन जो रिलेटेड नहीं है तो इसमें भी अपन क्या करते हैं कि मॉडरेट ही देते हैं, हाई एश्योरेंस इसमें भी अपन नहीं देते हैं। और जो ये हाई एश्योरेंस नहीं देते हैं इसको ही अपन क्या कहते हैं, एश्योरेंस। रिव्यू और एश्योरेंस का क्या मतलब हुआ कि मॉडरेट एश्योरेंस, नॉट हाई एश्योरेंस। और एश्योरेंस के लिए अपने को क्या स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट को फॉलो करना रहता है। तो ये एश्योरेंस सर्विस की अपन ने बात की, इससे आपको पता चला होगा कि ऑडिट, रिव्यू और एश्योरेंस इनमें क्या डिफरेंसेज होते हैं। अब अपन मैटरलिटी की बात करेंगे। मैटरलिटी 3 तरह की होती है। मैटरलिटी क्या होती है, अपन ने क्या होती है ये बात कर ली थी, डेफिनेशन में बात की थी। वो 3 टाइप की होती है, बाय वैल्यू, बाय नेचर और बाय कॉन्टेस्ट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैटरलिटी के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आ देगा वैल्यू, नेचर, कॉन्टेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ कि टोटल वैल्यू ऑफ एरर्स, जो एरर्स हुई है वो क्या है, ऑडिट के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जो एरर्स हुई है उसकी जो भी टोटल वैल्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अकाउंट्स में, वो ऑडिट के लिए क्या अनएक्सेप्टेबल है, तो ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देगा। ये भी अपन डेफिनेशंस में बात कर सकते हैं, कर ली अपन ने। तो यहाँ पे है ना जो वैल्यू की मैटरलिटी आएगी, यहाँ पे कौन सी मैटरलिटी है, मैटरलिटी बाय वैल्यू है। ये देखिए टोटल वैल्यू ऑफ एरर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर मैटरलिटी ऑफ वैल्यू। अब मैटरलिटी डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है कि अकाउंट्स कैसे हैं और अकाउंट्स की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करते हैं, सेंसिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। और ऑडिटर को अगर मैटरलिटी डिसाइड करनी है तो उसको 2 क्वेश्चन के द्वारा वो सोचता है, 2 क्वेश्चन सोचता है वो, कि इसका पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और यूजर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इनका क्या है, इनका इंटरेस्ट कितना है इसमें, इन लोगों का क्या है, इंटरेस्ट कितना है। तो इस दोनों को बातों को ध्यान रखते हुए ऑडिटर क्या है, मैटरलिटी डिसाइड करता है। अब मैटरलिटी बाय वैल्यू की बात चल रही थी, उसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैश अकाउंटिंग में है ना, जो मैटरलिटी लेवल है ना, जो किसके परसेंटेज का सेट किया जाता है, सेट एज ए परसेंटेज ऑफ किसका, ग्रोस एक्सपेंडिचर का या फिर ग्रोस रिसीट का। तो अगर देखिए ऑप्शन में 2 ही हैं और इनके अलावा कोई नहीं है तो ऑप्शन आएगा ग्रोथ एक्सपेंडिचर, और अगर ये दोनों हैं तो फिर आएगा बोथ। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। अब इसमें क्या है कि सेंसिटिविटी अकाउंट्स की है ना, जो एक परसेंटेज के बेसिस पे रखी गई है, उसके लिए एक बेस दिया हुआ है। तो कैश बेसिस के लिए अलग है और एक्यूरल बेसिस के लिए अलग है। इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, हो सकता है इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाए। देखिए बेस यहाँ पे केस बेसिस अकाउंटिंग में तो बेस 2 ही चीजें हैं, या तो ग्रोस रिसीट रहेगा या ग्रोस एक्सपेंडिचर, ग्रोस रिसीट या ग्रोस एक्सपेंडिचर। तो अगर ये हाफ है, अगर इसका आधा % है तो अकाउंट कितने हैं, वेरी सेंसिटिव है। आधा से 2% है तो कितना है, सेंसिटिव है। और 2% है तो नॉन सेंसिटिव है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर 2% आता है ना तो नॉन सेंसिटिव ही आएगा, और 2% आधे से 2 आएगा तो सेंसिटिव आएगा। यहाँ पे 2 बार है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आएगा कितना, 2 में 2% ही आएगा, और आधे से 2 आएगा तो अपने को सेंसिटिव देना है, और 2% आए तो नॉन सेंसिटिव देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस कितने हैं, 5 बेस दिए हुए, जबकि यहाँ पे कितना है, 1 ही बेस दिया हुआ है। अब देखिए सुनना, इसमें ग्रोस रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की बात हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें 2 चीजें, ग्रोस इनकम और ग्रोस एक्सपेंडिचर और टर्नओवर, इन दोनों में क्या है, सेम सिचुएशन है जो यहाँ पे थी। हाफ से 2
और 2%। तो ये तो हो गया, ये दो तो अपने यहाँ पे काट देते हैं, ये तो अपने को क्या वहीं से याद होगी, ये तो ये याद कर लिया तो वो भी क्या है, दो अपने को याद होगी। बस देखना है कि टर्नओवर आ जाए और ग्रोस कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो वो की वो रहेगी। यहाँ पे देखिए एक ये टोटल असेट्स और नेट असेट की बात कर रहे हैं, तो देखिए टोटल असेट में भी अपने को क्या याद नहीं करना, आधा % तो रहेगा। यहाँ पे क्या आधा से 2 था ना, वो 1 हो गया, और यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट में तो आधा ही रहा, यहाँ पे क्या है 1 हो गया, और यहाँ पे भी क्या है 1 हो गया, ये याद हो गया। नेट असेट में क्या है, इसका डबल है टोटल का, आधा था 1 हो गया, हाफ टू 1 था, 1 to 2 हो गया, और यहाँ पे तो 2 आना ही था, यहाँ पे तो यहाँ से लेना अपने को 2। तो नेट असेट में क्या हो गया, टोटल असेट का डबल हो गया, और टोटल असेट में क्या यहाँ पे तो सेम है और वहाँ पे क्या है आधा हो गया था। और अपने को ये नॉर्मल नेट सरप्लस है अलग है, इसको याद कर लेंगे, 5, 5, 10 और 10, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये वेरी सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव और ये नॉट सेंसिटिव अकाउंट है। अब इसमें क्या है कि समझने वाली कोई बात नहीं है, इसके 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है कि एक तो कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, उसका ग्रोस एक्सपेंडिचर है 10 करोड़, ग्रोस एक्सपेंडिचर कितना 10 करोड़ है, और उसके अकाउंट सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि अपन ने बात की थी ऑडिटर क्या 2 चीजें देखेगा कि उस पर किसका इंटरेस्ट है, क्या पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव यूजर का, तो इसमें इंटरेस्ट है, तो ये क्या अकाउंट्स क्या हो गए सेंसिटिव हो गए। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड कितनी रखी जाएगी, आधा % भी रख सकते हैं, 1% भी रख सकते हैं, 1.5% भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपन दूसरी बात करेंगे कि एक कॉरपोरेशन है, उसका टर्नओवर कितना है 500 करोड़। अभी ग्रोस एक्सपेंडिचर का अपन ने देखा था कि 0.5%, हाफ से 2 और 2, तो अगर ये 1.5 है ना, तो यहां तक इसको क्या है वेरी सेंसिटिव है, सेंसिटिव कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए अपन ने इसकी थ्रेशोल्ड कितनी रखी है 1.5 तक रख सकते हैं अपन। लेकिन एक कॉर्पोरेशन उसका टर्नओवर है 500 करोड़, तो इसमें क्या है कि इसके अकाउंट सेंसिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है किसी के द्वारा। तो उसकी मैटरलिटी थ्रेशोल्ड कितनी रखेंगे, तो टर्नओवर में अपन ने देखा था कि हाफ से 2 और 2%, तो यहाँ पे ये सेंसिटिव नहीं है, तो इसकी मैटरलिटी थ्रेशोल्ड कितनी रखेंगे 2% रखेंगे। तो ये अपना होता है मैटरलिटी बाई वैल्यू। अब अपन बात करेंगे मैटरलिटी बाई नेचर, उसमें कुछ एग्जाम्पल। बाय नेचर में क्या है कि यूजर को क्या चाहिए, यूजर को किसी अकाउंट्स के फिगर में हायर एक्यूरेसी चाहिए और उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें कोई एरर आ गया तो वो एरर क्या होगा, मैटरलिटी बाय नेचर होगा। इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको एज इट इज़ याद करें, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे मिसक्लासिफिकेशन बिटवीन वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर के बीच में मिसक्लासिफिकेशन हुआ है, तो वो कौन सी मैटरलिटी है, मैटरलिटी बाय वैल्यू है, मैटरलिटी बाय नेचर है, मैटरलिटी बाय कॉन्टेस्ट है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बाय नेचर। तो अगर बजटरी एक्सेस हो गया, आपको बजट आया उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया, इन दोनों के बीच मिसक्लासिफिकेशन हो गया, सीईओ की सैलरी आपने क्या है ज़्यादा दे दी, कैश बैलेंस, ये जैसे कैश बैलेंस है उसमें क्या है यूजर का इंटरेस्ट रहता है कि वो क्या होना चाहिए, हायर एक्यूरेट होना चाहिए। कोई स्पेशल पेमेंट किसी को दे रहे हैं, किसी चीज़ को अपन राइट ऑफ कर रहे हैं या अपने को लॉस हो गया है और ऑडिटर का रिम्यूनरेशन है, तो आप ऐसे के ऐसे इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये होगी मैटरलिटी बाय वैल्यू। तीसरा है मैटरलिटी बाय कॉन्टेस्ट। इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल लीजिए कि मान लो डिपार्टमेंट ने क्या है, डिपार्टमेंट ने बताया कि हमें तो हुई है 5 लाख की सेविंग, लेकिन उसका हो क्या गया था 2 लाख का ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 7 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। 5 लाख रुपए उसने सेविंग बताई, लेकिन खर्चा क्या हो गया 2 लाख रुपए हो गया, तो 5 और 2 7 लाख रुपए का। तो इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने शो तो की क्या कि सेविंग्स है हमारे पास में, लेकिन ये क्या एक्सीड हो गया बजट से, बजट से ज़्यादा क्या हो गया खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है मिस स्टेटमेंट था, और वो कौन सा मिस स्टेटमेंट था, मटेरियल बाय कॉन्टेस्ट वाला मिस स्टेटमेंट था, इसलिए ये गड़बड़ हो गई। अब देखिए मैटरलिटी अपन ने अभी 3 तरह की बात की, एक स्टेजेस के आधार पे बात करेंगे कि मैटरलिटी अपन कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। तो एक तो प्लानिंग स्टेज में अपन, एक होती है प्लानिंग मैटरलिटी और एक होती है रिपोर्टिंग मैटरलिटी। इसमें क्या होगा
देखिए प्लानिंग मेटलिटी कब अप्लाई करेंगे, ऑडिट के दौरान, ड्यूरिंग द ऑडिट अपन क्या करेंगे, प्लानिंग मेटलिटी लगाएंगे। और ये कब करेंगे, रिपोर्ट की बात है तो एट द एंड ऑफ ऑडिट। अब ये प्लानिंग मेटलिटी प्राइमरी कंसर्न किससे रहती है, मेटलिटी बाय वैल्यू, मेटलिटी बाय नेचर या मेटलिटी बाय कॉन्टेस्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्लानिंग स्टेज में है ना, वो अपन जो वैल्यू की मेटलिटी है केवल उस पर ध्यान देते हैं, नेचर और कॉन्टेस्ट की मेटरलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग मेटरलिटी है ना, वो प्राइमरी कंसर्न किससे रहती है, तो बाई वैल्यू से। जबकि यहाँ पे ये किससे संबंधित है, इसमें अपन तीनों का ध्यान रखेंगे, बाई वैल्यू का, बाई नेचर का और बाई कॉन्टेस्ट का। ठीक है, अब अपन टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ एरर होता है, इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन हैं तो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। ये कह रहा है कि कौन सी स्टेज में जो MLE होता है, मोस्ट लाइकली एरर जिसको कहते हैं, उसको AMLE कहा जाता है, मतलब एंटीसिपेट मोस्ट लाइकली एरर कहा जाता है। तो उसके लिए आंसर है प्लानिंग स्टेज में। प्लानिंग स्टेज में क्या है, इसको क्या कहा जाता है, MLE को AMLE कहा जाता है। देखिए फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल में क्या है, 3 स्टेजेस होती है। पहली तो होती है प्लानिंग, दूसरी होती है एग्जीक्यूशन और तीसरी होती है रिपोर्टिंग। ये अपन आगे बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि एक रेंज ऑफ एरर MLE मोस्ट लाइकली एरर के बीच में और मेटरलिटी के बीच में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। ये भी अपने को डायरेक्ट याद रखना है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि मेटरलिटी में से अगर अपन AMLE माइनस कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रेंज ऑफ एरर से, तो इससे क्या है, प्रिसीजन आ जाता है। अगर जैसे जैसे एरर बढ़ेगा, एरर ज़्यादा रहेगा तो प्रिसीजन क्या रहेगा, प्रिसाइजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरर अगर कम होगा तो प्रिसाइजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे अपने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसमें मेटरलिटी दी हुई है 8 करोड़ और 3 करोड़ रुपए उसमें क्या दिया हुआ है, AMLE दिया हुआ है। और रेंज ऑफ एरर दी हुई है उसमें 80%। तो जब ये करते हैं तो 4 करोड़ रुपए आते हैं। तो ये क्या है, ये इसका क्या है, प्रिसीजन आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने चैप्टर 2 में इतनी बात कर ली है। अब इसमें एक तो ऑडिट रिस्क बचा हुआ है, एक है ना जो इसमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात की गई है, और एक जो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट में जो प्रोसीजर होती है जिसमें 3 स्टेज है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग। इतनी बात इसमें बची हुई है, वो अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।